हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय साइंस विज्ञान पाठ 9 है जंतुओं में जनन। हमने पिछली कक्षाओं में पौधों में जनन पढ़ा था कि वो अपने वंश को अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते थे, जनन। वैसे आज हम पढ़ेंगे कि जंतुओं के अंदर जनन क्या होता है। जनन मतलब क्या होता है, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, जनन करते। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जंतुओं के बारे में। अब आपने देखा है कि जनन अलग अलग तरीके से होता है या नहीं होता। तो आपको जनन का पता चला। जनन क्या होता है, उनकी उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए। यदि आप देखते हो ना, मनुष्य जनन नहीं करेंगे तो इस पृथ्वी पर मनुष्य रहेंगे नहीं, उनकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी नहीं। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनन की विधियां। तो जनन की दो विधियां होती है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंदर हमेशा नर व मादा युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है और उससे क्या बनता है, युग्मनज। ठीक है, याद रखना कि नर और मादा, लैंगिक जनन के अंदर नर और मादा दोनों का होना क्या है, आवश्यक है। तो ही क्या होगा, युग्मनज बनेगा और उससे शिशु का जन्म होगा। लेकिन अलैंगिक जनन में या तो नर हो या मादा हो, कोई भी एक जनन से क्या हो, पूरे नए जीव का निर्माण होता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में आप देखते हो अमीबा है, हाइड्रा है, जो एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम है, उसमें अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन हमारे मनुष्यों के अंदर, मुर्गी के अंदर, इन सब में, हमारे सब में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन में हम मनुष्य के उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन में मैंने आपको बताया क्या होना चाहिए, नर और मादा। तो आपको पता है मनुष्य के अंदर नर और मादा अलग अलग होते हैं, लड़का और लड़की दोनों में जननांग अलग अलग होते हैं ना, एक जैसे नहीं होते। तो हम अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि लैंगिक जनन में मनुष्यों में जो नर जननांग और मादा जननांग है वो कैसे। तो देखो मैंने यहाँ पर चित्र बनाया, ये हमारा किसका है, नर जनन अंग का, नर जनन अंग का। तो आपको दिखाई दे रहा है नर जनन अंग में, देखो ये क्या है, हमारा शिशुवन है, जो क्या है, नर के शरीर से बाहर रहता है। इधर क्या है, वृषण है, ये जो नलिका दिखाई दे रही है आपको, ये नलिका, ये क्या है, शुक्राणु नलिका। वृषण के अंदर क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। देखो एक जोड़ी क्या है, शुक्राणु नलिका है, एक जोड़ी हमारे क्या है, वृषण है और एक शिशुवन है। ठीक है, ये शिशुवन क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर रहता है। अब वृषण के अंदर क्या होता है, शुक्राणु का क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ये वृषण, ठीक है, इसमें किसका निर्माण हो रहा है, शुक्राणु का निर्माण। वो शुक्राणु इस शुक्र नलिका के द्वारा कहाँ आते हैं, इस शिशुवन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये जो वृषण होते हैं इसमें भी क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इनका तापमान हमारे शरीर के तापमान से क्या होता है, कम होना चाहिए। वो शुक्राणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये शुक्राणु जरूरी है किसके लिए, लैंगिक जनन, मतलब जनन करवाने की प्रक्रिया के लिए। तो आपको इसमें समझ में आया। आपको खाली इतना देखना है कि नर जनन अंग कैसे होता है, उसमें एक जोड़ी शुक्राणु नलिका होती है, एक शिशुवन होता है और एक जोड़ी वृषण होते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो ना शुक्राणु, तो ये शुक्राणु होते कैसे। तो देखो मैंने यहाँ पर शुक्राणु का चित्र बनाया है। शुक्राणु कुछ इस तरह के होते हैं, उसमें पूंछ होती है, सिर होता है और मध्य भाग होता है। इस सिर के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। सिर के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। ये सिर का भाग, ये मध्य भाग और ये पूंछ इनकी क्या सहायता करती है तैरने में, आगे गति प्रदान करती है। ये इसका मध्य भाग और ये सिर क्या काम करता है, अंडाणु, जो अंडा है उस पर रोपित होने का कार्य करती है। तो आपको समझ में आया, शुक्राणु का देखो 3 भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग और क्या होता है, पूंछ होती है। तो ये हमारा किसका था, नर जनन अंग का। उसके बाद आता है आपका मादा जनन अंग। मादा जनन अंग मतलब जो लड़कियों के अंदर होता है। तो देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक जोड़ी क्या है, हमारा अंडाशय है। जैसा यहाँ पर एक जोड़ी वृषण था, वैसे हमारे क्या यहाँ पर एक जोड़ी क्या है, अंडाशय। इन अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, जिसे बिंब कहते हैं। किसका निर्माण होता है, अंडाणु का, जिसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, बिंब। एक जोड़ी क्या होती है, अंडवाहिनी। जैसे यहाँ पर शुक्राणु वाहिनी थी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, अंडवाहिनी, या उसको फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, गर्भाशय। गर्भाशय क्या कार्य करता है, यहाँ पर आकर भ्रूण क्या, यहाँ पर आकर युग्मनज क्या होता है, रोपित होता है और भ्रूण के अंदर विकसित होता है। आई बात समझ में। इस अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडे का निर्माण होता है। ये अंडा क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब के माध्यम से कहाँ आता है, यहाँ पर। फिर आप देखना कि 1 महीने के अंदर जो स्त्रियां होती है, जो मादा होते हैं, उनमें कितना होता है, 2 अंड पाए। देखो यहाँ पर क्या है, 2 अंडाशय।
तो 2 अंडे का निर्माण होगा, उसमें से किसी एक के साथ क्या करेगा, शुक्राणु क्या करेगा, निषेचन की प्रक्रिया करेगा और किसका निर्माण करेगा, युग्मनज का निर्माण करेगा, जो आगे एक शिशु में परिवर्तित होता है। तो आपको इतना समझ में आया जनन की विधियां, नर जननांग और मादा जननांग, नोट डाउन कीजिए इसको। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, नर जननांग, मादा जननांग। अब हम क्या पढ़ते हैं, निषेचन की प्रक्रिया। अब बच्चा कैसे जन्म लेता है वो देखना पड़ेगा, उसका विकास कैसा होता है। तो जनन की सबसे पहली प्रक्रिया होती है निषेचन, मतलब शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है, संलयन होना। तो पहला चरण हमारा क्या हो जाएगा, संलयन होना। तो देखो शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। संलयन कैसा होता है, जैसे कि नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु से आकर क्या हो जाता है, संलयित हो जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज बनते हैं। वो युग्मनज कैसे भ्रूण में परिवर्तित होते हैं वो हम देखेंगे। तो आपको समझ में आया निषेचन क्या होता है, शुक्राणु का अंडाणु से संलयन होना क्या कहलाता है बेटा, निषेचन कहलाता है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे ये क्या है, हमारे अंडाणु, क्या है अंडाणु, आपको पता है अंड कोशिका भी एक कोशिकीय होती है, उसमें भी केंद्रक होता है और शुक्राणु के अंदर भी केंद्रक होता है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, शुक्राणु है। ये शुक्राणु क्या हुआ, अंडाणु से आके संलयित हुआ। ये संलयित होकर क्या बना रहा है, युग्मनज, जहाँ पर दो केंद्रक आपस में संलयित होते। तो आपको ये समझ में आया कि निषेचन की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जो नई संतति बाद में बनेगी उसमें किस किस के गुण आएंगे, नर के भी और मादा के, मतलब माँ के भी और पिता के भी। जो क्योंकि इसमें देखो दोनों के केंद्र के, दोनों के समान लक्षण, तो क्या होगा, किस नर और मादा मतलब मम्मी और पापा दोनों के गुण उसमें क्या होंगे, एक समान होंगे, जो नया संतति उत्पन्न होगी उसमें। तो आपको समझ में आया निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। अब निषेचन में क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। नाम से आपको पता चल रहा है आंतरिक मतलब अंदर। तो ऐसा निषेचन जो शरीर के अंदर होता है, जैसे मानव हो गया, मुर्गी हो गया, इन सब में निषेचन क्या हो रहा है, आंतरिक हो रहा है ना। आपने देखा है ना कि एक माँ जो होती है वो गर्भ धारण करती है तो उसके शरीर में होता है, और एक होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन के अंदर क्या होता है, जो शरीर से बाहर हो। कैसे होता है शरीर से बाहर, जैसे आप देखो ये सब तालाब, झरनों और इत्यादि में होता है, जैसे मछली है, जैसे स्टारफिश है, मेंढक। इसमें क्या करते हैं, जो नर होते हैं मेंढक, वो अपने क्या करते हैं, शुक्राणुओं को पानी में छोड़ देते, और जो मादा होती है वो क्या करती है, अपने अंडाणुओं को पानी में छोड़ देते हैं। और इसके अंदर एक रसायन होता है जिससे उन लोगों को पता चलता है, मतलब शुक्राणु को, कि ये हमारे ही मादा के क्या है, अंडाणु, और वो क्या है, पानी में ही संलयित होते हैं। मतलब पूरा निषेचन का हो रहा है शरीर के बाहर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन। देखो शरीर के बाहर होता है उसको हम बाह्य निषेचन, शरीर के अंदर होता है हम उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन। उदाहरण जैसे मनुष्य, मुर्गी और बहुत से ऐसे गाय है, भैंस है, घोड़ा, आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन में मेंढक है, स्टारफिश और ऐसी बहुत सी मछलियाँ, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा दरियाई घोड़ा होता है, वो भी क्या करता है, बाह्य निषेचन करता है, अपने अंडों को क्या करता है, पानी में प्रवाहित कर देता है। तो आपको समझ में आया आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन और निषेचन की प्रक्रिया। तो ये हमारा क्या था, निषेचन के बारे में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, भ्रूण। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। तो इतना नोट डाउन कीजिए कॉपी में। पहले बोर्ड पर देखा निषेचन कैसे होता है, मादा जनन अंग कौन से होते हैं, नर जनन अंग, और उससे युग्मनज बनता है। वो युग्मनज मादा के जो गर्भाशय में वो कैसे रोपित होता है, अब हम देखते हैं। भ्रूण का परिवर्तन, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। आपको पता है, मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया कि निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होते हैं। किसमें, भ्रूण के अंदर। जैसे आप देखो यहाँ पर चित्र से पहले समझते हैं, ये क्या है, हमारा चित्र दे रखा है किसका, भ्रूण में परिवर्तन का। तो ये आपको पता है, मैंने आपको बताया मादा जननांग अंग होता है, ये अंडाशय है जहाँ से क्या निकलते हैं, अंडाणु, और जब अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है तो क्या बनते हैं, युग्मनज। वो धीरे धीरे यहाँ पर आते हैं युग्मनज। देखा, ये फिलोपियन ट्यूब में, या इसको अंडवाहिनी कहते हैं। फिर धीरे धीरे आपको दिखाई दे रहा है, एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4,
4 से 8, 8 से 16, ऐसे इन कोशिकाओं का इस नली के अंदर क्या होता है, विभाजन होता है और वो कहाँ आके रोपित हो जाती है, यहाँ गर्भाशय के अंदर। देखो आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर कैसा था युग्मनज और यहाँ आकर वो कैसा हो गया, हम इसको बोलते हैं रोपित भ्रूण। जैसे देखो चित्र बी में ये कोशिका कुछ इस तरह की होती है। उसके बाद देखो आपका सी चित्र दे रखा है, इसके अंदर विकसित होता है भ्रूण। अब देखो बहुत सारी कोशिकाओं, देखो यहाँ पर ये रोपित हो गया गर्भाशय की दीवार पर, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ लिखा है गर्भाशय की भित्ति, ये क्या है हमारे गर्भाशय की भित्ति। और ये क्या हो रहा है, रोपित जो हुआ भ्रूण है वो विकसित हो रहा है। देखो ये वाली कोशिकाओं का विभाजन हुआ, फिर दूसरी कोशिकाएं बनी, उसका और विभाजन होता जा रहा है, भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। अब हम इसको पढ़ते हैं। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। दिख रहा है आपको ये कैसा हो रहा है, कोशिकाओं के गोले में निरंतर बदलता जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होती है। समूहीकृत होने का मतलब क्या होता है बेटा, एक कोशिका से हमारा एक ही अंग बनता है, तो ऐसी बहुत सी कोशिकाएं होती है, उससे क्या बनते हैं, उत्तक बनते हैं, हमारे हाथ पाँव मुँह सब, तथा विभिन्न उत्तकों और अंगों में परिवर्तित होते हैं। देखो आगे वो एक कोशिका क्या होती है, विभाजित होकर अलग अलग उत्तक बनाती है, उससे अलग अलग अंग बनते हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को हम क्या कहते हैं, भ्रूण। देखो ये जो विकसित हो रही संरचना, इसको हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार पर रोपित होकर विकसित होता है। कहाँ, देखो गर्भाशय की दीवार पर रोपित हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूण। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। अब क्या होता है, यहाँ पर देखो धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग, जैसे देखो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसके हाथ, सिर, आँख, कान इत्यादि विकसित होते हैं। और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग मतलब कान, आँख, नाक, होठ, हाथ पांव उंगलियां सबकी पहचान होने लगे। देखो जैसे यहाँ पर इस बच्चे की आप पहचान कर सक रहे हो ना कि ये क्या है, एक बच्चा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, गर्भ। क्या बोलते हैं, गर्भ। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। किसको जन्म देती है, नवजात शिशु को। अब ये तो हमने किसके अंदर पढ़ा, मादा के अंदर, मनुष्यों में। अब मुर्गी भी तो अंडे देती है, नहीं देती, देती है, अंडे देती है। उसमें भी, मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है। मैंने आपको निषेचन के प्रकार बताए थे, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो मुर्गी के अंडे के अंदर भी क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चे जन्म देती है, नहीं। मुर्गी क्या देती है हमको, अंडे देती है। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित हो रहा है। देखो अब इसमें भी निषेचन होता है, उसके बाद क्या होता है, तुरंत ही युग्मनज जो अंडे के अंदर, उसका विभाजन शुरू हो जाता है। अंडवायु में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षा परत चढ़ी होती है। आपने देखा ना, अंडे पर एक कठोर परत होती है। अगर वो परत ना हो, जैसे हमारे मनुष्य में तो क्या है, वो माता के गर्भ में रहता है तो परत होती है, वैसे ही अंडे में भी आंतरिक निषेचन के कारण क्या होती है, उसके अंदर परत होती है जो कठोर कवच के रूप में रहती है और उसकी सुरक्षा करती है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। और जब ये कवच मुर्गी के शरीर के अंदर उस अंडे के चारों तरफ, उस भ्रूण के चारों तरफ ये कवच बन जाता है, तब वो अंडे को अपने शरीर से बाहर निकालती है। मुर्गी के अंडे के चूजा बनने में लगभग कितने सप्ताह का समय लगता है, 3। और मनुष्य के अंदर कितना समय लगता है, 9 महीने का समय लगता है। मनुष्य में कितना समय लगता है, 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को देखो उष्मायन के लिए अंडों पर बैठते देखा है, क्यों, क्योंकि वो अंडे को क्या करती है, गर्मी देती है, ताकि उसमें से चूजे क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विकसित हो जाए। और प्रस्फुटन मतलब अंडे को फोड़कर बाहर निकले, आपने ये देख रखा है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है। देखो बाह्य निषेचन मैंने पहले ही आपको बता दिया था। भ्रूण अंडाशय के अंदर विकसित होता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति उत्पन्न होती है और तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे। देखो मेंढक के अंदर भी क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। आपने देखा है ना, छोटे छोटे से ऐसे टैडपोल टाइप होता है, वो किसके अंदर होता है, बाह्य निषेचन में। फिर है जरायुज और अंड प्रजक जंतु। जरायुज मतलब मैंने आपको बताया है कि जो जंतु अंडे नहीं देते, क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं, अंडे देते हैं और बाद में शिशु में विकसित होते हैं। तो वह जंतु जो सीधे शिशु को, देखो वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जरायुज। और वे जंतु जो अंडे देते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, अंडायुज या अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। तो आपको पता है, देखो सीधे शिशु को जन्म गाय, भैंस, मनुष्य और देते हैं। फिर अंड में ये स्टार फिश है ना, नहीं सॉरी, हाँ, अंड प्रजक में स्टार फिश हो गया,
फिर मुर्गी हो गई, ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाले जंतुओं को हम अण्डप्रजक कहते हैं और बच्चे देने वाले जंतुओं को हम क्या कहते हैं, जरायुज। देखो जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण है, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब अंडे देते हैं नहीं, तो ये किसके उदाहरण है, जरायुज के उदाहरण। अब हमने देखा भ्रूण में परिवर्तन। अब हम देखते हैं शिशु से वयस्क। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते हैं जब तक कि, आपने देखा है एक छोटा सा बच्चा या एक चूजा कैसे वृद्धि करता है कि वे वयस्क नहीं हो जाते। आप भी जब पहले थे कैसे थे, छोटे थे, फिर आप बड़े हुए। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते। अब आप देखना कि मनुष्यों के अंदर जो जन्मे बच्चे होते हैं वो कुछ समय बाद वैसे ही दिखाई देते। लेकिन देखो जैसे यहाँ पर चित्र में बताया, ये मेंढक का जीवन चक्र है। मेंढक ने क्या किया, पहले अंडे दिए, अंडों से क्या निकले, आरंभिक टैडपोल। तो आपको इस चित्र में और इस चित्र में फ़र्क नज़र आ रहा है। देखो आरंभिक टैडपोल हमको एक कीड़े की आकृति का दिखाई दे रहा है, फिर बाद का टैडपोल ऐसा और फिर मेंढक ऐसा है। तो क्या ये मेंढक की तरह दिखाई दे रहा है, तो नहीं। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, पूर्णतः अलग दिखाई देते हैं। जैसे हमने 7वीं कक्षा में रेशम के कीट का पढ़ा था, तो वो क्या है, कैटरपिलर से बिल्कुल अलग दिखाई देता था रेशम के कीट से। वैसे ही देखो मेंढक के अंडे की प्रारंभिक करके वयस्क बनाने की विभिन्न अवस्थाओं का प्रेक्षण कीजिए। तो देखो अंडा, फिर टैडपोल, फिर वयस्क, और ये तीनों क्या है, हमको एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। आपने एक सुंदर शलभ को कोकून के बाहर निकलते देखा होगा। हमने देखा है ना कोकून से कीड़ा कैसे बाहर निकलता था। तो टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, कायांतरण। क्या कहलाता है, कायांतरण। तो ये जो है टैडपोल से मेंढक में बदलने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, कायांतरण कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया कि कुछ जीव क्या होते हैं, प्रारंभिक अवस्था में अलग दिखाई देते हैं और वयस्क होते होते वो कैसे दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, युग्मनज से भ्रूण कैसे बनता है, वो गर्भाशय के अंदर कैसे रोपित होता है और कैसे एक क्या करता है, शिशु को जन्म देता है। फिर वो शिशु वयस्क में कैसे बनता है, आपको देखा। उसके अंदर हमने देखा मेंढक का जीवन चक्र, कि कुछ शिशु तो क्या होते हैं, जन्म से लेके वयस्क तक, मतलब शिशु से लेके वयस्क बनने में अपने जनक से क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। उसमें टैडपोल देखा था, मेंढक से बिल्कुल अलग था। तो उस प्रक्रम को हम क्या बोल रहे थे, कायांतरण। आया समझ में। तो ये हमारा क्या था, पूरा लैंगिक जनन के विषय में। अब हम पढ़ते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ही जनक की आवश्यकता होती है, या नर या तो मादा। अब आपकी किताब के अंदर अलैंगिक जनन बहुत से प्रकार के होते हैं, पुनरुत्भवन, विखंडन, खंडन, बहुखंडन, मुकुलन। लेकिन आपकी किताब के अंदर आपको खाली मुकुलन और विखंडन के बारे में बताएगी। क्या है, अलैंगिक जनन की विधियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुकुलन। इसका नाम मुकुलन क्यों रखा गया, मैंने यहाँ पर उदाहरण आपको दिया। ये क्या है, एक जीव है जिसका नाम क्या है, हाइड्रा। क्या नाम है, हाइड्रा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक ही जनक है, या तो ये नर होगा या ये मादा होगा। यहाँ पर आपको एक छोटा सा इसकी जैसे संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है, मुकुलन। आपने देखा आलू में, आलू में देखा, सब बोलते हैं आलू की आँख है। आलू में भी हमने देखा छोटा छोटा क्रीम कलर का, व्हाइट कलर के उसके ऊपर उग जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मुकुल। और उससे हम क्या कर सकते हैं, पूरे आलू का निर्माण कर सकते हैं। वैसे ही हाइड्रा के अंदर ये क्या हो रहा है, मुकुल निकल रहा है। ये मुकुल आगे क्या करता जाता है, वृद्धि करता जाता है, और वृद्धि करके पूरे इसी के जैसा नए जीव का निर्माण करता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि लैंगिक जनन के अंदर जो संतति उत्पन्न होती है, उसके अंदर नर और मादा के क्या होते हैं, दोनों के लक्षण होते हैं, या कोई एक नया लक्षण भी उत्पन्न हो सकता है। तो वो अपनी संतति से थोड़े भिन्न होते या नहीं होते, अपने मतलब जो संतति है वो अपने जनक से भिन्न होती है। लेकिन अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे ही जनक है वैसी ही नई संतति होती है, एकदम जेरोक्स कॉपी। और प्रतिलिपि बोलते हैं ना उसको, जैसे आपको कोई पेपर की जेरोक्स करनी है तो आप उसकी जेरोक्स निकाल दो तो हूबहू दिखाई देती। वैसे अलैंगिक जनन के अंदर जो नया जीव या नई संतति बनती है वो अपने जनक के एक जैसी, मतलब वैसे की वैसी दिखाई देती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो क्या होता है, मुकुल से क्या होता है, ये मुकुल बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और नए जीव का निर्माण होता है। ये मुकुल के द्वारा होता है, मुकुल के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, मुकुलन। फिर आपका आता है द्विखंडन। आपने देखा द्विखंडन मतलब दो भागों में बंटना। खंडन का मतलब क्या होता है, बढ़ना या टूटना। द्वि मतलब दो। आपने अमीबा के बारे में पढ़ा कि अमीबा कैसे एक कोशिकीय जीव है ना, एक कोशिकीय जीव, वो अपना आकार बदलता रहता है। तो अमीबा के अंदर जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, द्विखंडन के द्वारा। तो देखो हमारा क्या है, एक ही अमीबा, नर हो सकता है, मादा हो सकता है। इसके अंदर ये क्या है, हमारा केंद्र क्या है हमारा,
ये क्या हो रहा है, विभाजित होता हुआ केंद्रक, आपको दिखाई दे रहा है कैसा, 1 से 2 हो रहा है, विभाजित हो रहे हैं। फिर ये क्या हो रहा है, और आगे विभाजन हो रहा है, तो एक केंद्रक इधर आ गया, एक केंद्रक इधर आ गया, और इससे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर संतति, 2 नई संतति का निर्माण हो रहा है। एक अमीबा से किसका हो रहा है, 2 नई संतति का। और कौन से विधि से, खंडन विधि से, द्विखंडन। क्यों, क्योंकि 2 नई संतति का निर्माण हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, द्विखंडन बोलते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आई कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन क्या होता है। तो ये था आपका, यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। थैंक यू स्टूडेंट।